नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पीसीएस के पेपर को, जिसका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली पॉलिटी सेक्शन को ही देखेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी से जो है कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है उसकी क्या डेप्थ है, उसकी लेवल क्या है और कितना कवर करेंगे तो हमारा ये जो पॉलिटी सेक्शन है वो कवर अप हो जाएगा और इसकी वेटेज भी समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से लगभग 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी सेक्शन सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारे एग्ज़ाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे वो यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या वो किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम हो या फिर कोई और भी दूसरे एग्ज़ाम्स हो, जैसे कि एसएससी हो गया और भी रेलवेज़ जैसा भी कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश पीसीएस के पेपर में अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं वो इंडियन पॉलिटी के आए हुए हैं। तो आइए अब हम एक-एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इनका आंसर देखेंगे और इनका ब्रीफ में थोड़ा सॉल्यूशन भी करने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू एक सेकंड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि किसी भी पर्सन को, मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए उसको एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो सवाल है वो फंडामेंटल राइट का सवाल है। तो आइए हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिससे सवाल आया है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों ये जो फंडामेंटल राइट टॉपिक है वो पूरे इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सिर्फ पॉलिटी का ही नहीं बल्कि हर नागरिकों के लिए ये जो फंडामेंटल राइट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इसको, ये सारे राइट्स को इसलिए फंडामेंटल राइट्स कहे गए हैं क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये तो अवेलेबल होने ही चाहिए हर लोगों के पास में। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में रखा गया है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे आर्टिकल्स इस फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जाता है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में मेंशन है। ओके, टोटल अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो अभी करेंटली टोटल 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओरिजिनली it was 7. One fundamental right is removed by 44th Constitution Amendment Act of 1978, है ना। इससे हटा दिया गया और उसको लीगल राइट बना दिया गया, इसे लीगल राइट बना दिया। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से का इस्तेमाल करके उसको रिपील कर दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है? वो है राइट टू प्रॉपर्टी। दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था जिसे 1978 में बाय यूजिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको रिपील कर दिया गया और अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट बन चुका है। मीन्स ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि जो लीगल राइट है वो फंडामेंटल राइट से अलग कैसे है। तो इसके लिए हमें पूरा फंडामेंटल राइट जानना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करना होगा। लेकिन मैं ये कुछ चीज़ें इसका जो एक शॉर्ट में बता कहूँ तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लीगल राइट से ऐसे अलग हैं कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एन इंडिविजुअल, मान लो ए कोई इंडिविजुअल है और यहाँ भी ए इंडिविजुअल है, अगर एक का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ही कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे जा सकता है कि इसका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है बाय यूजिंग आर्टिकल 32। और ये फैसिलिटी लीगल राइट के केस में नहीं रहेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसको। तो 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें पहला है राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक कवर करता है। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। ये जो फंडामेंटल राइट है वो फ्रीडम से रिलेटेड है और ये कवर करता है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22। तीसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो है वो आर्टिकल 23 और 24 है। और फोर्थ जो है वो है राइट टू रिलीजन। ये बात करता है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक इसमें आते हैं। ये रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करता है
उसके बाद जो 5वां फंडामेंटल राइट है वो राइट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़ हैं, राइट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो है आर्टिकल 29 एंड 30। इसके अलावा एक और जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट्स टू रेमेडीज, राइट्स टू रेमेडीज। इसमें आपका आता है आर्टिकल 32। तो दोस्तों ये बेसिकली जो 6 फंडामेंटल राइट हो गया, पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, उसके बाद दूसरा हो गया राइट टू फ्रीडम 1922, उसके बाद तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 एंड 24, फोर्थ वन इज राइट टू रिलीजन 25 एंड 28, 25 to 28 है इसमें, और पांचवा है राइट रिलेटेड टू माइनॉरिटीज 29 एंड 30, एंड सिक्स्थ वन इज राइट टू रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। तो दोस्तों आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जहाँ पे आइए हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आप खुद सोचो कि किसी एक व्यक्ति को एक ही काम के लिए बार बार सजा दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा जो राइट है उसका वायलेशन है? तो ऑब्वियसली इसमें ये उसके जो फ्रीडम है उसको वायलेट किया जा रहा है। तो इसमें आर्टिकल ये 19 to 22 वाला आएगा। तो 19 to 22 के बीच में अगर हम देखें तो इसमें आपका ये आता है, तो ये तो ऐसे ही रिमूव हो गया 32C। तो और ये आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A है, वो आर्टिकल 21 है वो बेसिकली राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 का 2। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पॉलिटी का है वो भी आपका फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड सवाल है। इसमें इस सवाल में है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सिटीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप ये क्वेश्चन आप इसी नोट से कर ले सकते हो। आप देखो इतने से नोट्स में आपको 2 सवाल हो गए। ये बात कर रहा है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो रिलीजन से रिलेटेड है। तो आप देखो इसमें राइट टू रिलीजन है वो 25 to 28 कंसिडर करता है, और इस बीच में आपका 25 ये, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से आपके 2 सवाल हो गए। बाकी आप इसमें सारे आर्टिकल्स को अलग अलग भी देख सकते हैं कि 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, 28 क्या कहता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसको हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 42 है, बट पॉलिटी का थर्ड क्वेश्चन है, वो है मैच द फॉलोइंग। तो इसको देखते हैं। पहला हो गया सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी, इसको मैच करना है। सेकंड वन इज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, थर्ड वन इज रीजनल इम्बैलेंस, एंड फोर्थ वन इज सेसेशनिस्ट डिमांड ऑन द ट्राइबल आइडेंटिटी। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं पता है तो आप तभी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जब हम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि हमेशा नॉर्थ साउथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है लैंग्वेज को लेके। तो साउथ का अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे है तमिलनाडु का, क्योंकि दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज। तो इसलिए जब हिंदी की बात होती है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा जो द्रविडियन कल्चर है जो साउथ के स्टेट्स हैं वो उसका विरोध करते हैं। इसलिए हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो तमिलनाडु से रिलेटेड होगा। तो सेकंड का 4 हो गया। तो हम इसको इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व करने के लिए जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम एलिमिनेशन देखते हैं। तो सेकंड का 4 हो गया। तो सेकंड का 4 किस किस में है? इसमें है और इसमें है। तो यहाँ से हमारा दो जो ऑप्शन है वो ऐसे ही पहले ही एलिमिनेट हो गए। बी और डी तो पहले से ही एलिमिनेट हो गया, ये तो होगा नहीं। तो जब भी आंसर होगा इसका तो ए और सी में से होगा। तो ये दूसरा देखते हैं। दूसरा है रीजनल इंबैलेंस। इसको देखें, मान लो हमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक और ऑप्शन देखते हैं, सेसेशनिस्ट डिमांड ऑन ट्राइबल आइडेंटिटी। यहाँ पे बात ट्राइबल आइडेंटिटी की हो रही है। तो ये मेजरली जो है वो जहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं वो आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट पीपल। तो यहाँ से आप ये कंसिडर कर सकते हो कि जो फोर्थ है उसका 1 होगा। तो फोर्थ का 1 देख लीजिए किसमें है, इसका 3 हो गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया, फिर आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आइए आगे देखते हैं। जो 43rd क्वेश्चन है वो है कि हु हैड मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एज ए फादरलैंड पितृभूमि एंड इंडिया एज ए होली लैंड पुण्य भूमि। तो ये बी डी सावरकर ने बताया था। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले सवाल नहीं है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँ। अगला जो सवाल है वो है द्रविडियन मूवमेंट से रिलेटेड। तो हु हैड फॉर्म द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु। तो जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो द्रविडियन कल्चर है, तो जब भी हम द्रविडियन कल्चर की बात करते हैं तो मेनली हम तमिलनाडु की ही बात करते हैं। तो जो तमिलनाडु में जो द्रविडियन मूवमेंट हुआ था उसके जो मेन लीडर थे वो थे ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार भी कहा जाता था। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा द्रविडियन मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। द्रविडियन मूवमेंट तो दोस्तों बेसिकली जो द्रविडियन मूवमेंट था वो एक सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट था। सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो सोशियो रिफॉर्म मतलब क्या हुआ, सामाजिक सुधार का। ऐसा कि सोसाइटी में कुछ इस तरीके की चीज़ें थी जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, उस तरीके की रिफॉर्म के लिए ऐसा मूवमेंट चलाया गया था। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सती का एग्जाम्पल लेते हैं। सती प्रथा, सती प्रैक्टिस इसको कहते हैं। उसके अलावा अभी भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, अभी कम होती है, पहले और भी ज़्यादा होती थी। उसी तरीके से कास्ट बेस्ड
डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल इनइक्वालिटी होती है। तो इस तरीके से कई तरह के जो इनइक्वालिटी थे उसके अगेंस्ट ये जो द्रविडियन मूवमेंट हुआ था। लेकिन इसमें जो मेन कंसर्न था द्रविडियन मूवमेंट का, वो ये था कि जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, है ना, टू चैलेंज, इसका जो मेन पर्पस था टू चैलेंज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। अब आप इससे क्या समझते हो दोस्तों? मे भी आप जानते होंगे ये जो पहले वर्ना सिस्टम प्रैक्टिस करी जाती थी, वर्ना सिस्टम, जिसको वर्णाश्रम कहते हैं, वर्ना सिस्टम। इसमें जो सोसाइटी था उसको डिवाइड किया गया था 4 हिस्सों में। ब्राह्मण जो सबसे टॉप पे थे, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य एंड उसके नीचे शूद्राज। तो ये जो सिस्टम था इसके आधार पे हमारा समाज का डिवीजन किया गया था, सोसाइटी को बांटा गया था। तो ये वर्ना सिस्टम पे था, उसमें सबसे टॉप पे ब्राह्मण थे, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य एंड सबसे नीचे शूद्राज। तो ब्राह्मण है वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और उन्हें लगता था कि बाकी के जो नीचे के जो 3 क्लासेस हैं वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है उनका जो सोशल स्टेटस है वो और डिग्रेड होते जा रहा था। जैसे कि उनको कॉमन प्लेसेस पे एंट्री नहीं दी जाएगी, उनको टेंपल में एंट्री नहीं दी जाएगी, जो खास करके जो शूद्राज और अनटचेबल्स होते थे उनको। तो इन्हीं सारे जितने भी सामाजिक विसंगतियां थी उनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया गया था, जिसे ही द्रविडियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जिसके जो मेन फाउंडर थे, जिसके जो मेन लीडर थे वो थे ईवी रामास्वामी, स्वामी, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ आइडिया लगा होगा इसमें। चलते हैं आगे। अगला सवाल है शाह कमीशन से रिलेटेड। ये जो सवाल है काफ़ी सरफेशियल सवाल है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सवाल नहीं है। ये सवाल पूछा गया शाह कमीशन से रिलेटेड कि इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कब हुआ था। दोस्तों शाह कमीशन है, इसका अपॉइंटमेंट 1977 में हुआ है, 1977 में हुआ है। तो आइए हम थोड़ा सा शाह कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। शाह कमीशन तो दोस्तों बेसिकली एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन था। एक क्या है? एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट बताया था 1977 में हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे जेसी शाह, जो कि इस कमेटी को लीड कर रहे थे। और इसका जो मेन पर्पस था वो था इमरजेंसी के टाइम पे जो भी घटनाएं हुई थी, इमरजेंसी जब लगा था इंडिया में लगा था तो उस टाइम पे जो भी घटनाएं हुई थी उसको इन्वेस्टिगेट करना था। जैसे कि बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए थे, ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे, इन सारी चीज़ों को इंक्वायरी करना था, इसलिए शाह कमीशन को बनाया गया था।